अच्छा जी, अब आप देखते हैं कि कंट्रोल चार्ट्स एक्चुअली बनाए कैसे जाते हैं। तो आपने इंश्योर कर लिया कि आपका डेटा नॉर्मल है, तो दो रास्तों से आप जा सकते हैं। एक तो यहाँ से स्टैट्स से कंट्रोल चार्ट्स में जाके, तो फिलहाल हम चूंकि फर्स्ट पहली दफ़ा कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल चार्ट बनाने की, तो सिंपलेस्ट चार्ट है वेरिएबल चार्ट फॉर इंडिविजुअल्स, IMR, यानी इंडिविजुअल एंड मूविंग रेंज। तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें ये आपको बताएगा कि बताएं डेटा किधर है, और मैं उसको कंट्रोल चार्ट आपको बना देता हूँ मुख्तलिफ इसके। फिर नीचे ऑप्शंस हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप असिस्टेंट में जाएं, यहाँ पे कंट्रोल चार्ट्स को क्लिक करें, तो ये आपसे पूछेगा कि आपका डेटा टाइप क्या है, कंटिन्यूस है या एट्रीब्यूट है। हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस में ये आपको कह रहा है कि सब ग्रुप बने हुए हैं कि नहीं। तो अगर सब ग्रुप नहीं बने हुए, तो आप IMR चार्ट, यानी जिसके भी हमने बात की इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट की तरफ आएंगे। सब ग्रुप बने हुए हैं, तो फिर दो ऑप्शंस हैं कि 8 से ज़्यादा का सब ग्रुप है या कम का सब ग्रुप है। 8 से कम का है तो आप एक्स बार आर चार्ट, एक्स बार यानी कि आपकी एवरेज, और आर का मतलब कि आपकी रेंज 8 से कम के लिए इस्तेमाल करेंगे, और सब ग्रुप्स अगर 8 से ज़्यादा के हैं तो एक्स बार एस इस्तेमाल करेंगे। तो आप किसी भी रास्ते से जाके कंट्रोल चार्ट्स में जा सकते हैं। हम यहीं से चले जाते हैं IMR में। अब ये हमें बता रहा है कि अपना यहाँ पे चूंकि वो हेल्प वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ से जाते हैं स्टैट्स से, और कंट्रोल चार्ट्स में वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स फॉर इंडिविजुअल्स में IMR में। और क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम हेल्प को क्लिक करते हैं, वहाँ से डेटा लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले ही आपको कुछ उसके बारे में डेटा एंटर करने के तरीके बता रहा है। तो हम फिलहाल एंटर नहीं करना चाहते। हम देख बड़ी बड़ी चीज़ देख के तो इसकी एग्जांपल से डेटा लेना चाहते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि IMR चार्ट जो है, वो आप अपनी प्रोसेस वेरिएशन को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आपका डेटा कंटिन्यूस हो और सब ग्रुप्स में ना हो। तो ये आप यहाँ पे नीचे इसने एक एग्जांपल दिया कि हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने अपने प्रोसेस को, जो कि हर्निया सर्जरी का प्रोसेस है, उसको मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया। और यहाँ से आपको बता रहा है कि आप कैसे मेरे टैब में जा सकते हैं इस कंट्रोल चार्ट तक, IMR तक। इसको इस्तेमाल कब करना है, वो पीछे इसने आपको बताया था कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं है, तो वो कह रहा है कि ऑल्टरनेट कंट्रोल चार्ट्स इस्तेमाल करें। यानी सब ग्रुप्स में है तो एक्स बार और एक्स बार एस इस्तेमाल करें, और डिफेक्टिव्स काउंट कर रहे हैं यानी एट्रीब्यूट डेटा है तो पी और यू इस्तेमाल करें। तो हमारा ऑब्वियसली हम IMR को ही करेंगे। डेटा कंसिडरेशंस में ये आपको बता रहा है कि द डेटा शुड बी कंटिन्यूस, यानी एट्रीब्यूट डेटा नहीं होना चाहिए। द डेटा शुड बी इन टाइम ऑर्डर, यानी जो पहले रीडिंग ली उसको पहले लिखा होना चाहिए, जो बाद में रीडिंग ली उसको बाद में लिखा होना चाहिए। डेटा शुड बी कलेक्टेड एट अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल्स। ये आपको कह रहा है कि इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स में डेटा लें, हर घंटे लें, हर शिफ्ट में लें, हर दिन लें। ऐसा कोई टाइम इंटरवल डिसाइड करें विच इज़ शॉर्ट इनफ दैट यू कैन आइडेंटिफाई चेंजेस टू द प्रोसेस सून आफ्टर द चेंजेस अकर। यानी उसकी नेचर ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो हफ्ते बाद या महीने बाद एनालाइज हो रहा हो। चेंजेस अगर आती हैं तो वो आप इस इंटरवल से डेट ले कि वो चेंज आप फौरन पकड़ लें। और फिर वो आगे आपको कह रहा है कि द डेटा शुड बी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दैट आर नॉट कलेक्टेड इन सब ग्रुप्स। फिर वो कह रहा है द डेटा शुड इंक्लूड एटलीस्ट 100 ऑब्जर्वेशंस। इसी के अंदर ये कह रहा है कि अगर कम भी है तो ठीक है, आप कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द रिजल्ट्स आर प्रिलिमिनरी बिकॉज द कंट्रोल लिमिट्स में नॉट बी प्रिसाइज। जाहिर है कंट्रोल लिमिट्स डेटा से ही कैलकुलेट होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होती हैं। If you use the chart regularly, re-estimate the standard deviation and the control chart limits after you collect the recommended number of observations. यानी नया चार्ट बना लें, अब कैलकुलेट ये खुद कर लेगा। The data should be moderately normal। और यानी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना अपने नॉर्मल के लिए कि आप हर वक्त ट्रांसफॉर्मेशन ही करते रहें। जैसे हमने पिछले एक दो सेशंस में देखा कि जब करीब था नॉर्मेलिटी के कोई और, तो हम नॉर्मल को इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फर्क आता था नॉर्मल में और किसी और ऑप्शन में, तो फिर हम दूसरी ऑप्शन की तरफ जाते थे, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते थे।
तो ये इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है. If the data are very skewed, you could try Box-Cox transformation if that corrects the non-normal condition. Box-Cox या Johnson's जैसे हमने बात की थी. If your process naturally produces non-normal data and the transformation is effective, you can use the chart of the transformed data to assess stability of your process. तो आप Box-Cox और Johnson's दोनों को असेसमेंट हमेशा किया करें, और जो अच्छी आउटपुट दे रहा है, ज़्यादा नॉर्मल कर रहा है डेटा को, उसको इस्तेमाल किया करें. और आखिर में इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, द ऑब्जर्वेशन शुड नॉट बी कोरिलेटेड टू ईच अदर. If consecutive data points are correlated, the control limits will be too narrow and you may see a large number of false out of control signals. अब डेटा में कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन वैसे ही बहुत खतरनाक होता है. वो डेटा में गड़बड़ शुरू हो जाती है और आपको फॉल्स कंट्रोल लिमिट्स मिलना शुरू हो जाती हैं. तो अब डेटा की कोरिलेशन कैसे देखनी है, ये अगेन एक और एनालिसिस है. लेकिन जनरली स्पीकिंग रैंडमली कलेक्टेड डेटा कोरिलेटेड नहीं होता है. तो किसी वक्त अगर हमें कोरिलेटेड डेटा है तो मैं आपको मैंने टैब पे करके बता दूंगा कि कैसे उसका कोरिलेशन डिटेक्ट करते हैं. यहाँ से आगे एक एग्जांपल आ गई. एग्जांपल में ये कह रहा है जी, एक क्वालिटी इंजीनियर है जो कि लिक्विड डिटर्जेंट की पीएच वैल्यू को असेस करना चाहता है. तो यहाँ पे इसने लिखा कि ओपन द सैम्पल डेटा डिटर्जेंट पीएच डॉट एम टी डब्ल्यू. तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेटा डाउनलोड हो जाएगा. डेटा हमारा डाउनलोड हो गया है. मैं मिनी टैब में जाके अब पहले उस फाइल को खोल लूँगा जो अभी अभी डाउनलोड हुई है डिटर्जेंट के नाम से. ये अब मेरे पास आप देखें तो बैच आईडी C1 में लिखा हुआ है और पीएच C2 में लिखा हुआ है. तो लेट्स गो टू कंट्रोल चार्ट्स और इसका IMR चार्ट बना लेते हैं. पीएच C2 में है. C2 को मैंने डबल क्लिक किया, वो इधर आ गया. अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं. जैसे लेबल्स अगर आप देना चाहते हैं, चार्ट का कोई टाइटल होगा, सब टाइटल होगा, वो यहाँ पे दे सकते हैं. जैसे स्केल है तो आप इसको मुख्तलिफ स्केल्स दे सकते हैं. एक्सेस में टिक्स कहाँ पे लगे होने चाहिए, ग्रिड लाइंस कहाँ पे होनी चाहिए. जैसे आप स्टैंडर्ड चार्ट बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं. तो मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, फिलहाल नॉर्मल रखता हूँ. मल्टीपल ग्राफ्स, तो अ, या फिलहाल हमें मल्टीपल ग्राफ्स, हमें IMR ऑलरेडी दो ग्राफ्स दे रहा है. इंडिविजुअल्स की वैल्यूज अलग से देगा और मूविंग रेंज के अलग से देगा. इसी तरह डेटा ऑप्शंस में अगर आप किसी रो को निकालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. और IMR इंडिविजुअल और मूविंग रेंज की ऑप्शंस को अगर आप चाहते हैं कि मीन, आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से आप इसको बता दें, यानी हिस्टोरिकली आपके पास मौजूद है, तो वो यहाँ पे दे दें, वरना ये आपके डेटा से ही कैलकुलेट कर लेगा. इसी तरह फिर और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं. ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, स्टोरेज कहाँ पे करनी है, टेस्ट कौन कौन से करने हैं, वगैरह वगैरह. अब ये टेस्ट जो हैं, इसमें सिर्फ एक टिक हुआ हुआ है, 1 पॉइंट के स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइन, सेंटर लाइन. तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हमने इसको कहा हुआ है कि कोई पॉइंट बाहर आए तो हमें बता देना. मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि इसको कह देता हूँ कि परफॉर्म ऑल टेस्ट्स. तो ये सारे टिक हो गए और ओके करके अब इन टेस्ट में हर जगह पे कोई वैल्यू देनी है मुझे. जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने यहाँ पे 3 दी. तो इसी तरह हमने पिछली दफ़ा एक दो पिछले लेक्चर में, पिछले हफ्ते के लेक्चर में एक दो एग्जांपल्स डिस्कस की थी कि डेटा में ये चीज़ हो तो इसका मतलब है कि कंट्रोल चार्ट में देयर इज अ प्रॉब्लम. तो ये उनमें से उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2 में लिखा हुआ है के पॉइंट्स इन अ रो ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर लाइन. तो मैंने इसको बताया कि 9 अगर सेंटर लाइन से एक तरफ हों तो मुझे बता देना दिस इज़ अ प्रॉब्लम. तो मैं इस 9 को कम करके 6 कर देता हूँ. और या कुछ भी आप कर सकते हैं. ओके किया. ये कह रहा है जी 6 बहुत स्मॉल है, कम से कम 7 रखें, तो इसको मैं 7 कर देता हूँ. और ओके, तो इसने मुझे 2 कंट्रोल चार्ट्स बना के दे दिए. अब मैं इनको बड़ा कर लेता हूँ कंट्रोल चार्ट्स को. पहला इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं और दूसरा मूविंग रेंज है. तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ में अगर हम देखते हैं तो एक वैल्यू जो है अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर है.
और यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेट्स सी के इसने रेड की हुई है। लेट्स सी आगे नीचे देखते हैं कि इसने किस वजह से रेड की हुई है स्टैट्स में। और इसी तरह मूविंग रेंज में आप देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग रेंज में सब चीज़ें कंट्रोल लिमिट के अंदर है। मूविंग रेंज इंडिविजुअल वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे वैल्यू आई प्लॉट कर दी। और मूविंग रेंज का मतलब है कि जो रेंज यानी अ, अ, एक अपर और लोअर लिमिट के दरमियान जो फासला है वो हर वैल्यू के बाद अलग से कैलकुलेट होगा। तो आप देख रहे हैं कि यूसीएल जो है वो यूसीएल और ये मूविंग रेंज लाइन जो है जो हर वैल्यू के बाद कैलकुलेट होती है और आखिरी वैल्यू इस्तेमाल होती है वो नीचे आती जा रही है। क्योंकि ओवरऑल डेटा ज़रा नीचे बैठता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर वाले चार्ट में कि पहले थोड़े थोड़े ऊपर थे आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ रहे हैं। तो इसने मूविंग रेंज को देखते हुए एक्स बार मूविंग रेंज वैल्यू को यानी यहाँ पे एक्स बार मीन प्लॉट हुआ था, यहाँ पे मूविंग रेंज प्लॉट हुई हुई है यानी मीन अब नहीं है। तो मूविंग रेंज आपको नीचे आती हुई नजर आ रही है इसकी। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का फर्क। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ और इसके नीचे स्टैट्स देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो टेस्ट वन जो मैंने आपको बताया था एक वैल्यू ऊपर ये वाली बाहर है। तो ये उस फेलियर के बारे में बता रहा है कि 1 पॉइंट मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम सेंटर लाइन, टेस्ट फेल्ड एट पॉइंट नंबर 8। तो अब ये बाकी दो के बारे में लेट्स सी कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है टेस्ट 5 जो है 2 आउट, पीछे हमने देखा था, मैं दोबारा बता दूं टेस्ट 5 ये किस चीज़ को कह रहा है कि आईएमआर ऑप्शंस में टेस्ट्स में ये टेस्ट नंबर 5 1 2 3 4 5। तो ये क्या था k आउट ऑफ k+1 पॉइंट्स ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम सेंटर लाइन सेम साइड। तो ये फिर हमें बता रहा है कि 2 आउट ऑफ 3 पॉइंट्स मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम सेंटर लाइन। तो ये इन तीन में से ये 2 पॉइंट बिल्कुल 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के करीब है। तो ये भी इसने, चूंकि मैंने इसको कहा था कि ऐसी कोई चीज़ हो तो इसको प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम डिटेक्ट करके मुझे बताना, तो उसने डिटेक्ट करके बता दी। इसी तरह आप कोई भी प्रॉब्लम आपके डेटा पे और आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि उसको एज अ प्रॉब्लम जब आप आइडेंटिफाई कर लें तो आप चार्ट को बता सकते हैं कि ये वाला पैटर्न जब नज़र आए तो मुझे बता देना, मैं इसको एड्रेस करूँगा। दैट इज़ इट फॉर कंट्रोल चार्ट्स फॉर टुडे। क्योंकि अभी हमने कंट्रोल चार्ट्स के बारे में थ्योरी में भी इतना ही पढ़ा था। जो जो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक्स को मज़ीद डिटेल में पढ़ते जाएंगे, उसी तरह फिर हम मिनी टैब पे भी आके डिटेल में उसको सीखते जाएंगे।